हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता. सो आई वेलकम यू ऑल टू द डिस्कशन ऑफ प्लेजर टेस्ट सीरीज PTS 22. तो चलिए जरा आगे बढ़ते हैं और आपको थोड़ी सी जनरल इंस्ट्रक्शन दिखा देता हूं. बताऊंगा नहीं क्योंकि ये तो ऑलरेडी हम लोग कई बार डिस्कस कर चुके हैं. वैसे बच्चों, इस क्वेश्चन पेपर का PDF लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मोर ओवर, टर्म 2 एग्जाम के लिए जो भी लेक्चर्स मैंने रिकॉर्ड किए हैं, पूरे प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं जरा और इससे प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देते चलते हैं. तो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब तो कर लिया है ना? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे. मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर देना. फटाफट कर लो. ठीक है बच्चों, अब चलते हैं फाइनली और PTS 22 के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन वन बाय वन स्टार्ट करते हैं जरा. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बच्चों, ये रहा आपका PTS 22. समझे? 2 घंटे का पेपर है, मैक्सिमम मार्क्स यानी 40 मार्क्स का पेपर है. चलते हैं जरा और सेक्शन ए के क्वेश्चन 1 से अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. देखिए, हमें इसे इंटीग्रेट करना है. किस तरीके से करोगे बच्चों, बताओ. यहाँ पर साइन अपॉन कॉस की फॉर्म में इसको मैं लिखने वाला हूँ. ठीक है, किसको? 10 क्यूब एक्स को. तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा साइन क्यूब एक्स अपॉन कॉस क्यूब एक्स. ठीक है, और एक कॉस क्यूब पहले से ही है, अगर आप चाहो तो इसे ऐसे लिख लो. ठीक है, अच्छा अब सुनना ध्यान से. इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं? अब यहां से हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, न्यूमरेटर में जो साइन क्यूब है ना, उसको लिखो साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स. और साइन स्क्वायर एक्स को देखो ऐसे लिख लो. समझे? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. और डिनोमिनेटर में जो है उसे तो एज इट इज चलने दो. ठीक है, अब मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर लगेगा सब्स्टिट्यूशन मेथड. यानी कॉस एक्स को जैसे ही मैं टी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो इसके बाद डेरिवेटिव तो होता ही है. तो क्या बनेगा बच्चों, ये माइनस साइन एक्स डी एक्स. माइनस तो नहीं लिखा मैंने क्योंकि माइनस को मैं यहाँ लिखूंगा. अब यहाँ से आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा? न्यूमरेटर में साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी. माइनस को बाहर करो, ये बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पर डी टी, और नीचे आपका आ जाएगा टी की पावर 6. ठीक है, अब फाइनली ये क्या बनेगा? माइनस, देखो 1 अपॉन टी की पावर 6, यानी देखो इसको ऐसे लिख लो. यहाँ पर टी स्क्वायर और अपॉन टी की पावर 6, यानी नीचे आपका टी की पावर 4 बचेगा, जिसे आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं. ठीक है, अब यहाँ से इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है. इस माइनस का ध्यान रखना बच्चों. ये बनेगा टी की पावर -6 प्लस 1, यानी -5, और नीचे भी आपका -5 आ जाएगा. यहाँ पर माइनस टी की पावर -4 प्लस 1, यानी -3, और नीचे भी आपका -3 आ जाएगा. प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है बच्चों, देखो ये तो आपका प्लस का 1/3 हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है, और यहाँ पर ये नेगेटिव रहेगा, बाहर माइनस है, ध्यान रखना. तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/3 और इंटू 1/t³. अब t³ का मतलब क्या हो जाएगा? कॉस क्यूब एक्स. देखो यहाँ पर मैं t की जगह कॉस एक्स डालूंगा, तो आप इसे क्या लिख सकते हो? 1/cos क्यूब एक्स माइनस, अब ये वाला जो पहला टर्म है ऐसे. ठीक है, इंटू 1/t⁵, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो या नहीं, चेक कर लो. ठीक है, अब इस माइनस को भी चाहो तो अंदर भेज सकते हो. तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 1/5, और इसे आप लिख लो सीकेंट की पावर 5 ऐसे, और ये -1/3, और ये बनेगा सीकेंट क्यूब एक्स प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का. ठीक है बच्चों, अब चलते हैं जरा इसका अल्टरनेटिव भी सॉल्व कर लेते हैं. तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर में 1 प्लस साइन एक्स. ठीक है, इसे आप एक बार ऐसे लिख कर देखो. बात समझ आई कि नहीं? ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस 2a वाला फॉर्मूला, यानी 2 कॉस स्क्वायर x/2. ठीक है बच्चों, ये e की पावर x आपको दिख रहा होगा, बाहर लगा हुआ है. चलो, अब यहां से जैसे एलसीएम स्प्लिट करेंगे 1/2 और यहाँ 1/cos स्क्वायर, यानी क्या बनेगा?
सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस, अब इस पूरे के नीचे 2 साइन कॉस अपॉन 2 कॉस स्क्वायर, यहाँ पर 2 कटेगा, नीचे एक कॉस भी कटेगा, साइन अपॉन कॉस यानी 10x/2 देखो इस तरीके से बचेगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला लगेगा कि e की पावर x इनटू में क्या होता है बच्चों, फंक्शन प्लस डेरिवेटिव। अगर ऐसा है इंटीग्रल, तो इसका आंसर आता है e की पावर x इंटू फंक्शन प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ फंक्शन बन जाएगा 10x/2, चेक करके देखो, और इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालेंगे तो 1/2 सीकेंड स्क्वायर x/2 है कि नहीं। ठीक है बच्चों, तो बस आपका फाइनली आंसर क्या आएगा, e की पावर x इंटू फंक्शन यानी 10x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये रहा आपका फाइनल आंसर, यानी क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है बच्चों, चलें आगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ चुका है बच्चों। इसमें हमें क्या करना है, देखो जरा, यहाँ पर आपको एक लाइन का इक्वेशन दे रखा है, फिर सेकंड लाइन का इक्वेशन भी है, और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं, तो आपको p की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले दोनों लाइंस को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेता हूँ, ताकि मैं इनके डायरेक्शन रेशो लिख पाऊँ। तो पहले वाली लाइन वो तो पहले से ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर देखो 1 - y दिख रहा है ना, इसको y - 1 करना पड़ेगा, तो नीचे +1 आ जाएगा, यहाँ पर z - x और ये -5। अच्छा, सेकंड लाइन का भी देख लेते हैं एक बार। तो ये आपका x - 1 अपॉन -3, ये बनेगा y - 2 अपॉन 2p, और ये आपका z - 3 अपॉन 2। तो इसका डायरेक्शन रेशो क्या बनेगा बच्चों, इसका डायरेक्शन रेशो लिख लो, द डायरेक्शन रेशोज ऑफ दिस लाइन। तो वो क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर में 3p फिर 1 फिर -5। अच्छा, इसका भी डायरेक्शन रेशो लिख लो। तो यहाँ पर डायरेक्शन रेशो क्या आने वाला है बच्चों, सेकंड लाइन का, ये है -3, यहाँ पर 2p और ये 2। अब क्योंकि दोनों लाइंस क्या हैं, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर लाइंस की एक कंडीशन होती है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 क्या होना चाहिए, तो 0। ठीक है, फर्स्ट लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को a1 b1 c1 और सेकंड लाइन के डायरेक्शन रेशियोज को a2 b2 c2 इस तरीके से हम बोल देंगे। ठीक है बच्चों, अब चलो यहाँ वैल्यू पुट कर लो। तो यहाँ पर 3p इंटू -3 यानी क्या हो जाएगा, -9p, फिर यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2p यानी क्या बनेगा, सिर्फ 2p, यहाँ -5 और यहाँ पर 2 यानी -10 ना, ऑल दैट इज इक्वल टू 0। क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा आपका 7p, नाउ दैट इज इक्वल टू -10। तो p की वैल्यू आ जाएगी -10/7, यानी क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुका है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब क्वेश्चन 3 में हमसे क्या पूछा हुआ है, अ रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है इन्होंने, और यहाँ पर आपसे सबसे पहले k की वैल्यू पूछी गई है, फिर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू भी पूछी गई है। देखो, हमें ये पता होता है कि समेशन ऑफ px की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। कल भी बताया था मैंने PTS 21 के सॉल्यूशन में। चलो, यहाँ पर 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस दिस क्वांटिटी सबको ऐड करके हम 1 के इक्वल रख देंगे। तो 0 प्लस k प्लस 2k, फिर से 2k, फिर 3k, फिर k स्क्वायर, फिर है 2k स्क्वायर, फिर है 7k स्क्वायर प्लस k। ये पूरा 1 होना चाहिए बच्चों। ठीक है, चलो यहाँ पर k स्क्वायर वाले देखो 7 to 9 यानी 10k स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा k वाले भी देख लो, 1k 2k 2k यानी ये 5k हुआ, एंड 3k यानी क्या हो गया 8k 9k। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 9k, RHS में 1 है, इसको इधर ले आओ। ठीक है, अब यहाँ से फैक्टर अगर बन सकते हैं तो बना लेते हैं। 10k - 1 मैं बस तुक्का ही मार रहा हूँ, एक बार देखते हैं कि फैक्टर ठीक बने हैं कि नहीं।
चेक करो, बिल्कुल ठीक फैक्टर बने हैं, कोई डाउट नहीं है। अब देखो हमें ये तो पता है कि k+1 जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से k की वैल्यू -1 आएगी, और यहाँ पर k किसी प्रोबेबिलिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसलिए यहाँ पर ये सेकंड वाला ब्रैकेट ही जीरो हो सकता है। तो इससे मुझे k की वैल्यू मिल जाएगी 1/10। ठीक है, यानी एक आंसर तो हमें मिल चुका है जहां पर k की वैल्यू निकालनी थी। अब इसके बाद इसने हमसे प्रोबेबिलिटी भी पूछा हुआ है। देखो p ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर x की वैल्यू या तो 6 होगी या 6 से बड़ी होगी। तो टेबल में देखो, या तो 6 या 6 से बड़ी का मतलब x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 7, बस यही दो हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, x इक्वल टू 6 के लिए प्रोबेबिलिटी है 2k², यहाँ पर आप चेक करो। ठीक है, x इक्वल टू 7 के लिए ये रहा, यानी 7k² प्लस k। क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा 9k² प्लस k। ठीक है, तो यहाँ पर देखो मैंने k कॉमन ले लिया है, 9k प्लस 1 यानी क्या बनेगा 9/10 प्लस 1, और बाहर भी k है यानी 1/10, उसे मत भूलना। यहाँ पर एलसीएम लो, क्या बनेगा 10 प्लस 9 यानी 19/10, और बाहर भी आपको 10 दिख रहा होगा डिनोमिनेटर में, यानी ऐसे बन जाएगा। तो बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं जरा और क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन 4 में बेसिकली हमसे इंटीग्रेशन फैक्टर पूछा गया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सबसे पहले इसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी इस फॉर्म में इसको हम लिख देते हैं जरा। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करो। क्या हो जाएगा, dy/dx, दोनों साइड मैं x dx से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पर बनेगा -y + 2x²/x। चेक करके देखो, देखो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, dy/dx -1/x इंटू y -2x²/x, यानी -2x, उसे उठा के उधर ले जाओ। समझे कि नहीं, क्लियर है बच्चों। अब यहां से कंपैरिजन करोगे, यहां से कंपैरिजन करोगे तो p ऑफ x की वैल्यू -1/x आएगी। q ऑफ x बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ इंटीग्रेशन फैक्टर ही पूछा है। तो e की पावर में ये जो फंक्शन p है, इसका हमें इंटीग्रेशन कर लेना होगा। तो ये क्या आएगा, e की पावर में -ln ऑफ x। तो फाइनली क्या बनेगा, x की पावर -1, जिसे आप 1/x भी लिख सकते हो। ये रहा आपका फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, बात समझ आई सभी को। आगे चलें, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन 5 में हमसे क्या पूछा है बच्चों, क्वेश्चन 5 प्रोबेबिलिटी का है। यहाँ पर a और b दो इवेंट्स दे रखे हैं और इनके वैल्यूज भी हमारे पास है। p ऑफ a, p ऑफ b आपको दिख रहा है, p ऑफ a इंटरसेक्शन b की वैल्यू भी हमारे पास है। हमको निकालना है p ऑफ नॉट a एंड नॉट b, मतलब हमें निकालना है p ऑफ नॉट a एंड नॉट b, यानी देखो हमें ये निकालना है। ठीक है, तो ये क्या बनेगा बच्चों, देखो इसको हम लोग बड़े आराम से ऐसे लिख सकते हैं। यस और नो, ऐसे लिख सकते हो, नहीं इसके ऊपर अभी आपको बार लगाना पड़ेगा, ऐसे लिख सकते हो। तो ये बनेगा 1 - p ऑफ a यूनियन b। ठीक है, अच्छा p ऑफ a यूनियन b कैसे निकलेगा बच्चों, तो इसको निकालने के लिए हमने 11th क्लास में जो फॉर्मूला पढ़ा है ना, वही मैं अप्लाई कर रहा हूं, आप ध्यान से देखते रहो। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद क्या होगा, 1 - p ऑफ a ये रहा, p ऑफ b ये रहा, और ये रहा आपका p ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बनेगा आपका, ये दोनों मिलकर बन जाएगा आपके लिए 3/4, और ये -1/8। मतलब क्या हुआ, 1 - 3/4 + 1/8, यानी क्या बनेगा ये, यहाँ पर एलसीएम लोगे तो 1/4 + 1/8, यानी फाइनली क्या बन जाएगा, यहाँ पर 2/8 + 1/8 यानी 3/8। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है वेक्टर a वेक्टर b, इनके मैग्नीट्यूड्स की वैल्यू आपके पास है, और ये भी आपको दे रखा है, आपको ये निकालना है।
अब इसको सॉल्व करने के लिए या तो आप डायरेक्टली लैग्रेंजेस आइडेंटिटी यूज कर लो, वरना क्या करो, ध्यान से सुनना। देखो ए डॉट बी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हुआ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ये आपको 12 दे रखा है, यहाँ पर ये 10 है, ये 2 है, और कॉस थीटा आपको नहीं पता, तो यहाँ पर ये 12। तो फाइनली कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस थीटा आपके लिए आने वाला है 6/10 यानी 3/5। जब कॉस थीटा मिल गया तो साइन थीटा क्या आएगा बच्चों, साइन थीटा आएगा 4/5। समझे, ट्राइंगल बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पर ये 3 और ये 5 कॉस थीटा की हेल्प से, बेस और हाइपोटेनियस, और यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। फिर ऑटोमेटिकली पाइथागोरस ट्रिपलेट कंप्लीट हुआ, साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अब इसको निकालना है ना तुम्हें, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो ये क्या बनेगा, वेक्टर ए वेक्टर बी इन दोनों का मैग्नीट्यूड इनटू में साइन थीटा। समझे, और एन कैप लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है। ठीक है बच्चों, चलो इसमें वैल्यू पुट करो, तो ये 10, ये 2 और ये आपका है 4/5। क्लियर है सबको। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो 5 2 जा यानी 2 × 4 × 2 यानी 8 हो जाएगा, यानी ये क्या बन जाएगा आपका 16। बात समझ आई। तो ये फाइनली आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का। तो इसी के साथ सेक्शन ए के सभी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। अब जरा सेक्शन बी के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला हुआ है बच्चों, फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने है, इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हमें निकालना है। किस तरीके से होगा, सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो। ध्यान से देखना, 1 + x² से दोनों तरफ डिवाइड करूंगा और ये -y के नीचे जब 1 + x² आएगा उसको LHS में ले आऊंगा, तो फाइनली मुझे ऐसा मिलेगा। RHS में बचेगा e⁻m tan 1 x और नीचे 1 + x²। अब इसको कंपेयर कर लो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। ध्यान से देखो, इसके साथ कंपैरिजन करना होगा। तो यहां पर आपको p(x) की वैल्यू मिल रही होगी 1/1 + x² एंड q(x) मिलेगा e⁻m, ये रहा tan 1 x और पूरे के नीचे 1 + x²। समझे, तो यहां पर इंटीग्रेशन फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। सो दैट विल बी e⁻इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 + x² यानी dx/1 + x² ऐसे बनेगा। तो फाइनली आएगा e⁻tan 1 x। ठीक है, अब इस चीज को यहां पर लेकर आओ और अपना सॉल्यूशन शुरू करो फॉर द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बनेगा, y × इंटीग्रेशन फैक्टर, ये लिखा हमने। अच्छा, इधर क्या आएगा, यहां पर सबसे पहले फंक्शन qx लिखेंगे यानी उसकी वैल्यू एज इट इज आ जाएगी। चेक करो इस तरीके से। अच्छा, इनटू में e⁻tan 1 x जो कि इंटीग्रेशन फैक्टर है, ये रहा dx प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ आ रही है सभी को। ठीक है बच्चों, अब यहां से RHS वाले इंटीग्रल को इंटीग्रेट करने के लिए मैं लगाऊंगा सब्स्टिट्यूशन, यानी e⁻tan 1 x इसको मैं t पुट कर दूंगा। तो यहां से ये क्या बन जाएगा बच्चों, e वाला तो सेम, पावर का आप लोग जब डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में 1 + x² आ जाएगा, ये रहा dx और ये dt के इक्वल बन जाएगा। तो फाइनली यहाँ पर बनेगा y × e⁻tan 1 x। देखो मैंने सब्स्टिट्यूशन सिर्फ इंटीग्रेशन के लिए किया है, मतलब RHS के लिए किया है। e⁻tan 1 x dx/1 + x² पूरा dt बनेगा, लेकिन यहाँ पर ये e⁻m tan 1 x है, उसको मैं क्या लिख सकता हूं, e⁻tan 1 x पूरे की पावर m। देखो टॉप में लिख के दिखा रहा हूं, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा e⁻tan 1 x जिसको हमने t सब्स्टिट्यूट किया है, तो मतलब ओवरऑल बनेगा t⁻m। समझे, तो यानी यहां पर आ जाएगा t⁻m, ये रहा dt प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्या देके जाएगा आपको यहाँ पर, y × e⁻tan 1 x, ये बनेगा t⁻m+1 और पूरे के नीचे भी m+1 ऐसे आ जाएगा, प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब यहां पर आप t की वैल्यू पुट बैक कर दो,
तो y इंटू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, नाउ दैट इज इक्वल टू 1/m+1 इंटू, अब देखो t का मतलब है e की पावर टेन इनवर्स एक्स, ठीक है, और इस पूरे की पावर में m+1 करोगे तो आप चाहो तो टेन इनवर्स एक्स के आगे भी m+1 मल्टीप्लीकेशन में दिखा सकते हो, वरना कोई नहीं, उसको हम नेक्स्ट स्टेप में दिखा देंगे। ये रहा जी, ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला हुआ है, जिसके लिए हमारे पास कंडीशन है कि y की वैल्यू 1 होगी अगर x 0 होगा, y की वैल्यू 1 होगी अगर x 0 होगा। तो चलो काम शुरू करो, यहाँ पर y की जगह 1 और x की जगह 0 पुट करोगे तो e की पावर टेन इनवर्स 0 यानी e की पावर 0 यानी 1 ही रह जाएगा। यहाँ पर 1/m+1 और इसके साथ में मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 की पावर m+1, तो उसको छोड़ ही दो यानी प्लस में c। तो फाइनली c की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, c की वैल्यू हो जाएगी 1 - 1/m+1। समझे? तो जरा एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर m/m+1 इस तरीके से आपको मिलेगा। सो फाइनली पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होगा, एक बार नीचे देखो, सबसे नीचे लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन यहाँ पर क्या बनने वाला है बच्चों, दिस विल बी y इंटू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल टू ई की पावर टेन इनवर्स एक्स इंटू m+1, पूरे के नीचे है आपका m+1, ठीक है बच्चों। और c की वैल्यू में क्या लिखोगे, m/m+1। अगर आपका मन करे तो RHS में आप एलसीएम ले सकते हो, डिनोमिनेटर में m+1 आएगा, पूरे से क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो ये फाइनली आपका आंसर आ गया फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, जरा अगले पेज पे चलते हैं और इसका एक अल्टरनेटिव भी है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर बेसिकली ये y/x आपको एंगल में दिख रहा होगा, है ना, साइन स्क्वायर y/x आपको दिख गया। तो फिर ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के एक टेक्निक से ही सॉल्व होने वाला है। तो यहां पर जरा मैं dy/dx निकाल लेता हूं, तो इसके लिए मैं दोनों तरफ x dx से डिवाइड कर दूंगा बच्चों। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, इस पूरे को x dx से डिवाइड करोगे तो यहां पर आपको मिलेगा साइन स्क्वायर y/x माइनस y/x, यहां पर dx कैंसल हो जाएगा, प्लस dy/dx, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। यहां से आप dy/dx की फाइनली वैल्यू लिख लो, तो ये बनेगा y/x माइनस साइन स्क्वायर y/x, देखो ऐसा आ जाएगा। अब यहां पर आप लोग क्या करो, यहां पर y को vx पुट कर दो, तो यहां से आपको dy/dx फाइनली मिलेगा v प्लस x dv/dx, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट कर देंगे dy/dx की जगह, तो v प्लस x dv/dx, ठीक है। RHS में y/x, तो यहां से y/x की वैल्यू आप देखोगे तो v आएगी माइनस साइन स्क्वायर v, दोनों तरफ से v कैंसिल हो जाएगा और हमें फाइनली देखो ऐसा मिलेगा, चेक करो ऐसा मिलेगा, ठीक है बच्चों। अब यहां से क्या हो जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल, dv के नीचे माइनस साइन स्क्वायर v लगाओगे तो ये बनेगा माइनस कोसिकेंट स्क्वायर v dv, दैट विल बी इक्वल टू dx/x। यहां से इंटीग्रेशन स्टार्ट कर दो, तो बस LHS में आपका बनेगा कोटेंजेंट v, ये बन जाएगा आपका ln ऑफ x प्लस में c, ठीक है। अब यहां से आप लोग क्या करेंगे, v की जगह y/x यहां पुट कर दो, तो आपको फाइनली देखो इस तरीके से मिलना शुरू हो जाएगा बच्चों, समझे। ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ गया, लेकिन आपके क्वेश्चन में ये कंडीशन भी है, आप टॉप में देखिए, तो यहां पर आप डिक्लेयर करो कि y की जगह अगर π/4 होगा तो x 1 होना ही चाहिए, बस इसका इस्तेमाल करो यहां पर, तो ये बनेगा cot π/4/1 यानी cot π/4 जो कि 1 ही होता है, ln ऑफ यहां पर x की जगह 1, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि c की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो यहां पर फाइनली आपका आंसर क्या बनेगा, कोटेंजेंट ऑफ y/x इज इक्वल टू ln ऑफ x, और c की वैल्यू यहां पर पुट कर दो। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो चुका है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, क्वेश्चन 8 में क्या बोला हुआ है। अब क्वेश्चन 8 बेसिकली वेक्टर अलजेब्रा में से है, यहां पर वेक्टर a b और c की वैल्यूज आपके सामने हैं, यहां पर एक वेक्टर d निकालना है विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। देखो अगर वेक्टर d
परपेंडिकुलर है वेक्टर ए के भी और वेक्टर डी परपेंडिकुलर है वेक्टर बी के भी। समझे, ये कंडीशन आपको इन्होंने दे रखी है। सो इसका क्लियरली मतलब हुआ कि वेक्टर डी मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। समझे, यानी वेक्टर डी ए क्रॉस बी के पैरेलल होना चाहिए। सो दैट मीन्स वेक्टर डी शुड बी इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। समझे बच्चों। अच्छा, यहां पर एक बात और भी है कि डी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर सी के साथ आपको दे रखा है 21 होगा। बट मीनवाइल मैं यहां पर सबसे पहले वेक्टर डी को निकाल लेता हूं। सो लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, तो यहां पर ये आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, अब ए क्रॉस बी यानी यहां पर वेक्टर ए से मैंने कोफिशिएंट्स की वैल्यू लिख ली है 4 5 -1। वेक्टर बी में से भी आप लिख लो 1 -4 और ये 5। चलो इसको कैलकुलेट कर लो फाइनली। लैम्डा का ध्यान रखना बच्चों, अंदर क्या बनेगा, ये आई कैप आएगा 5 × 5 यानी 25 -4 यानी ये 21 आई कैप। चलो जी यहां लिख लो। ठीक है, फिर आपका माइनस जे कैप, अंदर क्या बनेगा, तो ये 20 यानी ये प्लस का 21 हो जाएगा, लेकिन बाहर आपका नेगेटिव पहले ही है। अच्छा, फिर क्या बनेगा, माइनस का 16 -5 यानी माइनस का 21 के कैप। ठीक है, ये आपका वेक्टर डी आ चुका है। अब क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन और दे रखी है जो कि मैंने आपको बताया ही था कि वेक्टर डी और वेक्टर सी का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं, जरा इसको भी यूज कर लेंगे। तो यहां पर ये दे रखा है 21। वेक्टर डी हमने क्या लिखा है बच्चों, ध्यान से देखो, ये हमने वेक्टर डी की वैल्यू निकाली है। इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा किसके साथ, तो वेक्टर सी के साथ। वेक्टर सी की वैल्यू यहां पर आपको दिख रही होगी 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। नाउ दैट हैज टू बी इक्वल टू 21। देखो यहां पर आप ध्यान से देखो 21 बाहर आ जाएगा कॉमन। ठीक है ना, सो 21 बाहर। ठीक है, तो यहां पर इस 21 को कैंसल आउट कर देगा, तो फाइनली आपको मिलेगा लैम्डा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट हम इसके साथ कर लेंगे। ठीक है ना, अब क्योंकि 21 कैंसिल हुआ था तो यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ पर जैसे ही तुम डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये 3, ये -1 और ये +1, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो 1/3। तो आपका वेक्टर डी क्या था बच्चों, यहाँ पर आप देख रहे हो ना। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू पुट करो और 21 वहां से अगर बाहर निकाल लोगे ना, सो 21/3 हो जाएगा यानी 7 हो जाएगा ये, और अंदर बचेगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। समझे, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है बच्चों, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं यहां पर क्या बोला हुआ है। तो यहां पर बेसिकली हमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में से एक क्वेश्चन दे रखा है। एक प्लेन है जो कि एक्स वाई एंड जेड एक्सिस को पॉइंट ए बी और सी पे मीट करेगा। देखो ये लिखा हुआ है सच दैट द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज एट दिस पॉइंट। आपको वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन लिखना है प्लेन का। देखो इस तरीके से कुछ आपका प्लेन होगा, ये मैं आपका एक्स वाई एंड जेड एक्सिस प्लॉट कर रहा हूं बच्चों। यहां पर मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। तो कुछ इस तरीके से आपका ये प्लेन होने वाला है। देखो ऐसे, ठीक है, तो एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे मिलेगा, इसको पॉइंट बी पे और इसे पॉइंट सी पे। अगर मैं एज्यूम कर लूं कि यहां पर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स देखो इस तरीके से हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स ऐसे हैं और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट मैंने ऐसे ले लिए। ठीक है बच्चों, तो यहां पर डायग्राम के हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे कि एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट एंड जेड इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या हो रही है, तो ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। तो यहां पर आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन अगर मैं लिखूंगा तो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स 1, ये आपका प्लेन हो जाएगा। बस आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर आपको ट्राइंगल का वर्टेक्स दिख रहा होगा, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी। तो इस ट्राइंगल का अगर तुम सेंट्रोइड निकालोगे तो वो सेंट्रोइड बेसिकली इन्होंने पहले से ही दे रखा है। तुम कैसे निकालोगे, यहां पर a + 0 + 0/3
समझे। x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, ऐसे ही y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, फिर z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो चलो इसको भी शुरू करो। ये 0 प्लस b प्लस 0 अपॉन 3 और फिर आपका आएगा 0 प्लस 0 प्लस c अपॉन 3। ये तो हमने सेंट्रोइड निकाला, लेकिन सेंट्रोइड क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये लो, ये आपके क्वेश्चन में सेंट्रोइड गिवन है। समझे, ये क्या था भैया, ये था सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल ABC। ठीक है, ये हमने यहां पर यूज किया है। अब यहां पर x, y एंड z कोऑर्डिनेट्स को कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, तो मैं कहूंगा ऑन कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स, ऑन कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स। तो यहां से क्या निकलेगा बच्चों, यहां से a अपॉन 3 इक्वल्स 1, यानी a की वैल्यू ये रही, b अपॉन 3 इक्वल्स -2, यानी b की वैल्यू ये रही, c अपॉन 3 इक्वल्स 3, यानी c की वैल्यू ये रही। इन सभी वैल्यू को अपने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, तो क्या बनेगा, x अपॉन 3, यहां पर y अपॉन -6, देखो यानी ऐसे हो जाएगा, और z अपॉन c यानी ऐसे हो जाएगा। नाउ दैट इज इक्वल टू 1। पूरे को अगर आप सिंप्लीफाई फर्दर करना चाहते हो तो दोनों तरफ आप 18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो यहां पर क्या बनेगा, 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6x, यहां पर ये 3y और ये 2z। ठीक है, नाउ दैट इज इक्वल टू 18। ये क्या आ गया बच्चों, ये आपका आ गया कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन आपको मिल चुका है। आपको यहाँ पर वेक्टर इक्वेशन भी लिखने के लिए बोला हुआ है, ऊपर देख सकते हो। तो वेक्टर इक्वेशन क्या आएगा, वेक्टर आर डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप प्लस 2k कैप, नाउ दैट इज इक्वल टू 18। ये वेक्टर इक्वेशन है और यहाँ पर ये आपका कार्टेशियन इक्वेशन था। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 9 तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन इसका एक अल्टरनेटिव भी है। चलो इसको भी देखते हैं, अल्टरनेटिव में ये हमें क्या बोल रहा है। यहां पर हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। लाइंस की इक्वेशन आपके सामने है, इसे आप L1 बोलो और इसे आप L2 लाइन बोल दो। ठीक है ना, लेकिन लाइन की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको मुझे फर्दर सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप, जे कैप, के कैप, सबको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, और जहां से लेमडा कॉमन है वो कॉमन भी लेंगे। ठीक है ना, चलो यहां पर आएगा 1 आई कैप, यहां पर आएगा 1 जे कैप, प्लस ये बनेगा 2 लेमडा आई कैप। मैंने ऐसे लिखा, और लेमडा बेसिकली मैं कॉमन लेने की बात कर रहा था, तो ऐसे आना शुरू हो जाएगा। यहां पर माइनस लेमडा जे कैप, लेकिन मैं लेमडा बाहर ले चुका हूं, तो ऐसे बचेगा लेमडा के कैप, यानी देखो इस तरीके से बचेगा। तो यहां से इस लाइन के लिए वेक्टर a1 की वैल्यू ऐसे लिख लो, और वेक्टर b1 आपका आ जाएगा 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, अब जरा सेकंड लाइन में चलो, तो यहां पर वेक्टर r क्या बनेगा आपके लिए, सेम प्रोसेस, 2i कैप, यहां पर 1 जे कैप, और यहां से आ जाएगा माइनस के कैप। यहां पर म्यू कॉमन आएगा बच्चों। ठीक है, तो 3i कैप बनेगा, यहां पर माइनस 5 जे कैप, और यहां पर प्लस 2 के कैप। चेक करो। ठीक है, तो यहां से आपको वेक्टर a2 मिलेगा, दैट विल बी 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, और वेक्टर b2 भी मिल जाएगा, सो दैट विल बी 3i कैप माइनस 5 जे कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, अब यहां पर फॉर्मूला तो हम लिख लेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, लेकिन कुछ चीजें पहले ही निकाल के रख लो जो फॉर्मूले में हम पुट करेंगे। वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, 2i कैप माइनस i कैप, यानी सिर्फ ये बचेगा, जे कैप वाला कैंसल, माइनस के कैप। ठीक है, अब यहाँ पर b1 क्रॉस b2 भी निकालना पड़ेगा मुझे, तो इसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट भी यहीं पर पहले निकाल लेता हूं। b1 का मतलब ये रहा है ना, i, j और k के कोफिशिएंट्स, और b2 में से भी सेम कहानी, यानी i कैप, जे कैप और k कैप के कोफिशिएंट्स को यहाँ लिख दो। ठीक है बच्चों, अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो i कैप और यहाँ पर बनेगा आपका -2 प्लस 5, यानी क्या हो जाएगा, ये बनेगा 3i कैप, फिर माइनस जे कैप, और यहाँ पर 2 2 जा 4 माइनस 3 यानी 1, यानी माइनस जे कैप ही आएगा। फिर के कैप लिखोगे, यहाँ पर माइनस का 10 प्लस 3, यानी क्या हो जाएगा, माइनस का 7 के कैप आ जाएगा। तो ये तो आपका b1 वेक्टर और b2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आ चुका है। अब यहाँ पर दोनों लाइंस पैरेलल तो है नहीं, तो इस 2 लाइंस के बीच के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को निकालने का जो फॉर्मूला है वो लगेगा a2 माइनस a1 वेक्टर। ठीक है ना, इसका डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं b1 क्रॉस b2 के साथ। ठीक है,
पूरे का मैग्नीट्यूड लेते हैं। अच्छा नीचे क्या आता है, ये जो b1 क्रॉस b2 वाला वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो चलो जरा a2 माइनस a1 ये रहा और b1 क्रॉस b2 ये रहा, दोनों का यहाँ पर हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे। ये रहा i कैप माइनस k कैप डॉट 3i कैप माइनस j कैप माइनस 7k कैप, और यहाँ पर ध्यान रखना मुझे लेना है मैग्नीट्यूड। नीचे आपको अंडर रूट में b1 क्रॉस b2 इसके लिए मैग्नीट्यूड निकालने जाओगे तो क्या मिलेगा, अंडर रूट में 9 प्लस 1 प्लस 49। न्यूमरेटर में फाइनली क्या बनेगा, ये आपका आएगा 3, चेक करो जे कैप वाला तो है नहीं, और ये प्लस का 7 यानी ये पूरा 10 ऊपर आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा बच्चों, ये बनेगा 59। ठीक है बच्चों, यानी ओवरऑल आपका आंसर आएगा 10 अपॉन अंडर रूट 59, क्योंकि डिस्टेंस है तो इसे यूनिट्स में डिक्लेयर कर दो। ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ठीक है बच्चों, आगे चलें, आगे बढ़ते हैं जरा और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है ना, तो किस तरीके से सिंप्लीफाई करूंगा ध्यान से देखना बच्चों। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये x स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा x की पावर 4 माइनस 1 को अगर मैं फैक्टराइज करूं तो ध्यान से देखना, क्या ऐसा आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसके बाद मेरे ख्याल में आप लोग समझ गए होंगे कि मैं एक्स स्क्वायर को t पुट करूंगा तो ये क्या देके जाएगा, x dx विल बी इक्वल टू 1/2 dt। ठीक है, तो आपका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, 1/2 ये रहा, x dx की जगह 1/2 dt, नीचे आपका ये t हो जाएगा, ये क्या बनेगा बच्चों t माइनस 1, और ये क्या बनेगा तो t प्लस 1। अब यहां से इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन के लिए कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, सो लेट मी राइट a अपॉन t, b अपॉन t माइनस 1, c अपॉन t प्लस 1। ये पूरा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, तो बाहर ये 1/2 को मत भूलना, ये पूरा बन जाएगा 1/2, यहाँ पर t, यहाँ पर t माइनस 1 और ये t प्लस 1। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, a इंटू t माइनस 1 इंटू t प्लस 1, फिर b इंटू b के साथ में क्या आएगा t इंटू t प्लस 1, फिर c के साथ में क्या आएगा t इंटू t माइनस 1। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ 1/2 बच जाएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर अगर मैं a b और c की वैल्यू निकालने जाऊंगा तो यहाँ पर कोफिशिएंट्स कंपेयर करने होते हैं। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स, मतलब कांस्टेंट दोनों तरफ देख लो, t का कोफिशिएंट LHS और RHS में देख लो, RHS में t का कोफिशिएंट है ही नहीं मतलब वो 0 है, t स्क्वायर का कोफिशिएंट देख लो। इस तरीके से हमें ABC में 3 इक्वेशन मिलनी चाहिए, उनको हम सॉल्व करेंगे। बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसलिए मैंने शॉर्टकट भी आपको बताया हुआ है, कैसे करेंगे बताऊंगा। ऑन कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक टर्म्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपको किस तरीके से करना होगा। सबसे पहली बात, a b या c तीनों के नीचे ही लीनियर फैक्टर है, तो मतलब हमारा काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा। बट ये चीज मैथमेटिकली सही नहीं होती है, क्यों नहीं होती है मुझे कमेंट करके बताना। कैसे करना चाहिए, फिर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके 3 इक्वेशंस बनेंगी, उनको सॉल्व करके तब आपको ABC की वैल्यू निकालनी चाहिए। बट जैसा कि मैंने कहा बहुत लंबा हो जाएगा, तो इसलिए हम इस शॉर्टकट टेक्निक के पास जाते हैं, जो कि मैथमेटिकली गलत लेकिन आंसर हमेशा सही आता है। अब मैथमेटिकली गलत क्यों है ये मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, a के नीचे t है ना, तो a की वैल्यू को निकालने के लिए t को हम 0 पुट कर देंगे। ठीक है, कहां पर 0 पुट करोगे, तो इसमें जैसे ही t की जगह 0 पुट करोगे b और c वाला खत्म हो जाएगा, यहाँ t की जगह 0 यानी -1 बचेगा, यहाँ +1 यानी ये हो जाएगा -a इज इक्वल टू हाफ, यानी a की वैल्यू आपको मिल चुकी है। समझे। अब b की वैल्यू निकालने के लिए आप लोग क्या करो, t -1 को 0 रख दो, यानी t की जगह 1 रख दो। t की जगह 1 यहाँ रखोगे, ये खत्म और ये भी खत्म। t की जगह 1 यहाँ रखोगे तो क्या बनेगा बच्चों, ये देखो b इंटू 1 इंटू 2 यानी 2b इक्वल टू हाफ, यानी देखो b की वैल्यू ये रही। अब c की वैल्यू निकालने के लिए आप t प्लस 1 को 0 रखो, यानी t को -1 रखो। इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर देखो a वाला खत्म हो जाएगा, b वाला भी खत्म,
सी वाले में क्या होगा, देखो टी की जगह -1 रख दिया मैंने, यहां पर रखोगे तो -2 हो जाएगा, यानी देखो इस तरीके से 2c इक्वल्स 1/2। तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 1/4। तो ए बी सी की वैल्यू हमें मिल चुकी है। तो यहां से अपने इंटीग्रल में वापस लौटेंगे और हम किस तरीके से लिखेंगे ध्यान से देखना। तो यहां पर आपका इंटीग्रल अब बनेगा, देखो यहां पर ये 1/2 के साथ मैंने पार्शियल फ्रैक्शन किया था, तो इंटीग्रल क्या बनेगा, a/t। a की वैल्यू क्या है, तो -1/2, तो यहां पर ये बनेगा dt/t। ठीक है ना। अच्छा b की वैल्यू है 1/4, तो यहां पर क्या बनेगा dt/t-1। c की वैल्यू है 1/4, तो यहां पर ये dt/t+1। ठीक है, अब इसको हम इंटीग्रेट कर लेंगे, चलते हैं जरा आगे। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, -1/2, ये बनेगा ln ऑफ t। ठीक है, ये आपका 1/4, ये बनेगा ln ऑफ t-1, ये 1/4, और ये है आपका ln ऑफ t+1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब फाइनली यहां पर आपको t की वैल्यू यानी x² पुट बैक करना होगा। ठीक है, तो यहां से फाइनली ये क्या बन जाएगा, मैं करके दिखा देता हूं आपको। ये बनेगा -1/2 ln ऑफ x²। ठीक है, वैसे यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, मैं करूंगा नहीं, आपके लिए छोड़ दूंगा। +1/4 ln ऑफ, यहां पर देखो t-1 यानी x²-1 प्लस 1/4 ln ऑफ t+1 यानी x²+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसा कि मैंने कहा यहां पर लॉग की प्रॉपर्टी आराम से लग जाएंगी और ये फर्दर भी सिंप्लीफाई होगा। आप चाहो तो कर लेना, ना चाहो तो भी कर लेना और मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है बच्चों, ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 10 का। सेक्शन बी के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब चलते हैं जरा सेक्शन सी की तरफ, यानी यहां पर आपको 4 मार्कर क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो ये पहला क्वेश्चन ये भी इंटीग्रेशन का है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे ध्यान से देखना। सबसे पहले इसे मैं आई एज्यूम करने वाला हूं यहां पर। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए यहां पर साइन और कॉस में चेंज कर लो बच्चों। साइन कॉस में चेंज करोगे तो यहां पर x साइन अपॉन कॉस, और यहां पर 1/cos और साइन अपॉन कॉस, यानी पूरा सिंप्लीफाई कर लोगे तो आपको फाइनली ऐसा मिलेगा। इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो। यहां पर हम प्रॉपर्टी लगा लेंगे, तो प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है ध्यान से देखना बच्चों। यहां पर x की जगह पाई माइनस एक्स, यहां पर साइन पाई माइनस एक्स। समझ गए, प्रॉपर्टी नंबर कौन सी, प्रॉपर्टी नंबर 5। और इसका एक नाम और भी होता है, क्या होता है बच्चों, मुझे कमेंट करके बताना। देखो ये वाली प्रॉपर्टी यहां लग रही है बच्चों, ये क्या होता है, 0 से a f ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ a का काम पाई कर रहा है हमारे क्वेश्चन में, इसका एक नाम और भी है, वो मुझे आपको कमेंट करके बताना है। जो प्रॉपर्टी मैंने लिखा उसका एक नाम और भी है, प्रॉपर्टी नंबर तो बताया मैंने, उसका नाम क्या है मुझे कमेंट करके बताना। फिलहाल ये i किसके इक्वल हो जाएगा, 0 से पाई, यहाँ पर पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स यानी सेकंड क्वाड्रेंट, तो साइन एक्स ही देके जाएगा, नीचे आपका 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, अच्छा इसे इक्वेशन सेकंड बोलो। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे। तो LHS में आपका बन जाएगा 2i, RHS में देखो 0 से पाई तो रहेगा, ये x साइन एक्स और ये पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, मतलब आपको मिल जाएगा पाई साइन एक्स। ठीक है, अच्छा नीचे हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज, क्योंकि डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, हमने चुपचाप न्यूमरेटर्स को ऐड कर लिया है, इस तरीके से मिल गया। अब यहां से फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप नोट करें कि यहां पर फंक्शन क्या है, आपका फंक्शन है ये, यानी इस तरीके से। ठीक है, इसमें अगर x की जगह मैंने पाई माइनस एक्स पुट किया तो आपके फंक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लिख के देख लेना बच्चों। क्या होगा, पाई इंटू साइन पाई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, यानी फिर से सेम फंक्शन यानी एफ एक्स आ जाएगा। तो अगेन यहाँ पर प्रॉपर्टी की हेल्प से मैं क्या कहूंगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल, और यहाँ पर अपर लिमिट का हाफ, लोअर लिमिट सेम, और यहाँ पर इंटीग्रैंड बिल्कुल सेम रहेगा, यानी देखो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, समझे। और LHS में ये 2i ऐसे हैं, 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनली यहां से ये i बन जाएगा। यहां पर है 0 से पाई बाई 2, ये पाई आप चाहो तो बाहर कर दो,
ऊपर बचेगा साइन एक्स, ठीक है ना। तो आप क्या करो, 1 प्लस और 1 माइनस कर दो, तो यानी आपको फाइनली ऐसे मिलेगा। समझे बच्चों। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, ये पाई ध्यान रखना इसका, यहाँ 1 का इंटीग्रेशन तो आराम से हो जाएगा, उसमें तो हमें कोई समस्या आएगी नहीं, मतलब वो तो x हो जाएगा, और यहाँ पर ये हम लिमिट भी लगा देंगे, ठीक है बच्चों। एक करली ब्रैकेट लगा लो क्योंकि पाई बाहर था, माइनस अभी इसका इंटीग्रेशन करना बाकी है, यानी 0 से π/2 में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये रहा dx, नीचे 1 प्लस साइन एक्स है, ठीक है। यहाँ देखो टॉप में राइट हैंड साइड में क्या लिख रहा हूं, 1 प्लस साइन एक्स यानी 1 प्लस कॉस π/2 माइनस एक्स, ऐसे कर लो। तो फिर ये फर्दर बन जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एंगल का आधा, यानी π/4 माइनस x/2, ऐसे। तो ऐसे करोगे तो यहां पर फाइनली आपको मिलेगा 2 कॉस स्क्वायर π/4 माइनस x/2। एक काम करो ना, डायरेक्टली इसको ऐसे लिख दो, ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा, एक सेकेंड, ये 1/2 तो बाहर, और नीचे कॉस स्क्वायर है ना, इसको लिख लो सीकेंड स्क्वायर, और ये π/4 माइनस x/2, ध्यान रखना ये पूरा एंगल में है। अब इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हो जाएगा, कैसे होगा चलिए मैं करके दिखाता हूं। फिलहाल इस चीज को मैं रब कर रहा हूं, थोड़ी जगह की कमी है, ठीक है। चलो एक सेकंड रुकना जरा, तो यहां पर मैं पार्टीशन क्रिएट कर देता हूं कि इसके बाद हम यहां टॉप में आ रहे हैं। तो ये आपका इंटीग्रल आई है, यहाँ पर पाई पहले से लगा है, करली ब्रैकेट, इसमें अपर लिमिट जाएगा तो π/2, लोअर लिमिट जाएगा तो -0, यानी इफेक्टिवली π/2 ही बचेगा, ये -1/2 पहले से ही है। सीकेंड स्क्वायर ऑफ एंगल मतलब ये हो जाएगा टेंजेंट ऑफ द एंगल, यानी 10 π/4 माइनस x/2। एंगल क्योंकि लीनियर है तो उसका डेरिवेटिव से पूरे को डिवाइड करोगे, नीचे आ जाएगा -1/2, यानी ऊपर चला जाएगा, देखो इस तरीके से, समझे। और यहाँ पर आपको लिमिट भी लगाना है, लिमिट क्या है तो 0 से π/2, ये आपका लिमिट है, और ये करली ब्रैकेट को बंद कर दो, ठीक है। तो यहाँ से i = पाई, यहाँ पर ये π/2 है ही, यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, ये 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ पर अपर लिमिट डालोगे तो क्या होगा 10 π/4 माइनस x की जगह π/2/2, यानी 10 0, यानी 0 ही रहेगा, माइनस अब लोअर लिमिट डालोगे तो 10 π/4 यानी सिर्फ 1 बचेगा, इस तरीके से। तो फाइनली i की वैल्यू क्या आ जाएगी, बाहर है पाई, यहाँ π/2 और ये -1। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। अच्छा खासा क्वेश्चन है जो कि हमने सॉल्व कर लिया। चलें आगे आगे बढ़ते हैं जरा, और नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है बच्चों, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन, प्लेन का वेक्टर इक्वेशन आपको लिखना है, विच कंटेन्स द लाइन्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स, ठीक है। तो इन दोनों प्लेन का लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को कंटेन करने वाला आपको एक प्लेन लिखना है, उसका वेक्टर इक्वेशन लिखना है, विच इज फर्दर परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अब एक काम करो, यहां पर इस प्लेन को और इस प्लेन को, दोनों को अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा x + 2y + 3z - 4 = 0, और ये क्या बन जाएगा 2x + y - z + 5 = 0। तो आपका रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्लेन क्या हो जाएगा जो कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। इसको अगर प्लेन पाई मान ले तो ये बनेगा आपका x + 2y + 3z, ठीक है, -4 प्लस लैम्डा टाइम्स यहाँ पर 2x + y - z + 5, नाउ दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से पाई फाइनली क्या हो जाएगा x 1 + 2 लैम्डा, समझे, y यहां से 2 + लैम्डा, फिर आपका z यहां से 3 - लैम्डा, और ये -4 + 5 लैम्डा, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका प्लेन आ चुका है, इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। अब यहां से आपको फर्दर क्या बोला हुआ है कि जो आपका रिक्वायर्ड प्लेन है, दिस इज परपेंडिकुलर टू वन मोर प्लेन दैट इज गिवन हेयर, ठीक है ना। तो इट इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, जिसको अगर तुम चाहो तो लिख लो किस फॉर्म में, तो कार्टेशियन फॉर्म में। तो 5x + 3y - 6z + 8 = 0। तो यहां पर परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन यूज कर लेंगे दोनों प्लेन्स के लिए, यानी फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन के लिए नॉर्मल वेक्टर के drs क्या होंगे। इसका देखो 1 + 2 लैम्डा, 2 + लैम्डा, 3 - लैम्डा, और इसके लिए 5 3 एंड -6,
तो यहां पर मैं क्या यूज करूंगा, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल्स 0। ठीक है ना, तो चलो यूज करो। यहां पर 1 प्लस 2 लेमडा इंटू में 5, फिर यहां पर 3 इंटू 2 प्लस लेमडा, ठीक है, फिर -6 इंटू 3 माइनस लेमडा, ये 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 5 प्लस 10 लेमडा, यहाँ पर 6 प्लस 3 लेमडा, यहाँ पर -18 प्लस में 6 लेमडा, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। तो ये फाइनली क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका 10 3 और ये 6 यानी 19 लेमडा। अच्छा कांस्टेंट को भी देख लो, 5 एंड 6 11, 11 माइनस 18 क्या बनेगा, -7, यानी साइड चेंज करोगे तो ऐसे आ जाएगा, मतलब लेमडा की वैल्यू आएगी 7/19। इस लेमडा की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने वाला हूं। चलो काम शुरू करते हैं जरा। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे, यहां पर साथ साथ कैलकुलेशन भी करते रहना। 1 प्लस 2 लेमडा मतलब क्या हो जाएगा, 14/19, ठीक है, प्लस वाई इंटू 2 प्लस लेमडा, तो लेमडा की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, प्लस जेड इंटू 3 माइनस लेमडा, यानी अगेन लेमडा की वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो। अब यहां पर 5 लेमडा, तो 5 लेमडा का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 35/19 -4, नाउ दैट इज इक्वल टू 0। समझे कि नहीं, ये -4 प्लस 5 लेमडा को मैंने यूज कर लिया 5 लेमडा -4 की तरह, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, ठीक है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, दोनों साइड 19 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ 19 प्लस 14 ऐसे बचेगा, यानी 33x, यहाँ पर 19 टू जा 38, 38 प्लस 7 यानी 45y, 19 3 जा 57 -7 यानी प्लस का 50z। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या हो जाएगा, 35 माइनस 76, यानी ये नेगेटिव का आ जाएगा, ये 1 होगा और ये आपका 4, इस तरीके से। नाउ दैट इज योर कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द प्लेन। लेकिन आपके क्वेश्चन में आपसे वेक्टर इक्वेशन पूछा है, यहां देख लो, तो वेक्टर इक्वेशन क्या आ जाएगा इसका फाइनली, तो वेक्टर इक्वेशन बन जाएगा वेक्टर r डॉट 33i कैप प्लस 45j कैप प्लस 50k कैप माइनस 41 या इक्वल्स 41, ऐसे करके लिख लो। -41 करोगे तो इक्वल्स में 0 आएगा। इस तरीके से आपका फाइनल आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ठीक है बच्चों, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने आ चुका है। चलिए इसका भी सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बाय दिस कर्व। अब ये जो कर्व है बेसिकली एलिप्स है, मुझे कैसे पता चला, दोनों तरफ 36 से डिवाइड कर दो, x²/9 यहाँ y²/4, नाउ दैट इज इक्वल टू 1। तो ये एलिप्स हो गया जिसका मेजर एक्सिस x एक्सिस पे होगा, क्योंकि यहाँ पर x² के नीचे 9 और y² के नीचे 4 है, तो 9 और 4 में से बड़ा कौन है, समझे। तो उसके हिसाब से हमको पता चल गया कि मेजर एक्सिस कहाँ पर होगा। अब चलिए जरा यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। तो ये रहा आपका डायग्राम जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर बेसिकली हमने कंपैरिजन किया होगा इस एलिप्स का इसके साथ कंपैरिजन करके a² की वैल्यू 9 यानी a की वैल्यू 3, b² की वैल्यू 4 यानी b की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो बस यहाँ पर आपको मैंने लोकेट भी करके दे रखा है। एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालना है, तो उसको मैंने शेड किया हुआ है। तो हमारा एरिया कैसे बनेगा, देखो हम क्या करेंगे, 0 से 3 के बीच में y dx, तो यहाँ पर y की वैल्यू मुझे निकालनी होगी। तो यहाँ पर क्या बनेगा, y²/4, नाउ दैट इज इक्वल टू 1 माइनस x²/9, एलसीएम लोगे तो 9 माइनस x²/9 आएगा। तो यहाँ से y² बनेगा 4/9 और ये है 9 माइनस x², यानी y की वैल्यू आपके आ जाएगी 2/3 अंडर रूट में 9 माइनस x²। देखो इस तरीके से, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन बड़े आराम से हम लोग कर लेंगे। ये 2/3 तो बाहर रखो, यहाँ पर x/2 अंडर रूट में देखो ऐसे आ जाएगा। फिर यहाँ पर आप लिखोगे, क्या लिखोगे, तो 9/2 और ये बनेगा साइन इनवर्स x/3 और लिमिट का भी ध्यान रखना। चलते हैं जरा अपर लिमिट को पुट करते हैं। तो जैसे ही अपर लिमिट पुट करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ 9/2 साइन इनवर्स 1 यानी π/2 अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा फाइनली इस तरीके से। तो यहाँ से ये 2/3
और यहाँ पर ये 9 पाई/4। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, देखो यहाँ पर 9 को और 3 पाई को अगर तुम ध्यान से देखो तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये 3 पाई बनेगा और ये नीचे 2। और क्योंकि आपका एरिया है तो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट्स या यूनिट्स स्क्वायर लिखना मत भूलना। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। ठीक है बच्चों, अब इस क्वेश्चन में एक प्यारा सा अल्टरनेटिव भी है, चलो उसको अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये रहा बच्चों क्वेश्चन 13 का अल्टरनेटिव। इसमें क्या बोला हुआ है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द ट्राइंगल जिसके वर्टेक्स आपके सामने हैं। ठीक है ना, तो इन वर्टेक्स को अगर मैं वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी ऐसे एज्यूम कर लूं तो इन वर्टेक्स की हेल्प से यहां पर मैं अपना डायग्राम बना लूंगा। तो ये रहा आपका डायग्राम, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, इस तरीके से डायग्राम बन जाएगा, ये आपका ट्राइंगल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मुझे यहाँ पर लाइन ए बी और लाइन बी सी का इक्वेशन भी लिखना पड़ेगा ताकि मैं यहाँ पर फंक्शन लिख पाऊं जब मैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज करके एरिया लिखूंगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी कैसे लिखेंगे, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स स्लोप। अब स्लोप कैसे आएगा, y2 माइनस y1 यानी 2 माइनस 0 और ये 2 माइनस 1 यानी x2 माइनस x1, यानी फाइनली यहां से क्या आएगा y अपॉन x माइनस 1 और ये बनेगा 2, यानी यहां से y विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 1। ठीक है, ए बी का इक्वेशन आ गया। इसी तरीके से आपको इक्वेशन ऑफ बी सी लाइन भी लिखना पड़ेगा। यहां पर आप लोग क्या करो, y माइनस 0 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 4, यानी क्या बन जाएगा, y विल बी इक्वल टू, देखो यहां पर ऊपर 2 बचेगा और नीचे माइनस 2 बचेगा, यानी माइनस ऑफ x माइनस 4, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो यहां से अपना एरिया जब आप लिखने जाओगे तो आपको लिमिट्स कैसे लेनी होगी, 1 से 2 के बीच में लाइन ए बी, तो लाइन ए बी का क्या हो रखा है फंक्शन, 2 टाइम्स x माइनस 1, 2 को बाहर कर दिया, प्लस हम करेंगे यहाँ पर, प्लस हम करेंगे यहाँ पर 2 से 4 के बीच में लाइन बी सी, तो लाइन बी सी यहाँ पर क्या है, माइनस ऑफ x माइनस 4, यानी आप चाहो तो माइनस ऐसे लिख लो या 4 माइनस एक्स भी लिख सकते हो, फिलहाल मैंने ऐसे लिखा। ठीक है बच्चों, अब चलो इसको इंटीग्रेट करने का टाइम है। तो यहाँ पर ये 2 बाहर है ही, ये बनेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, x माइनस 1 का डेरिवेटिव 1 आएगा, उससे डिवाइड कर दो और अपने लिमिट को मत भूलना। ठीक है, इस नेगेटिव को बाहर कर दो, ये 1/2 x माइनस 4 का होल स्क्वायर, मैंने इसका तो डायरेक्टली ही कर दिया है। ठीक है बच्चों, चलिए लिमिट पुट करते हैं, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, अपर लिमिट डालोगे तो 2 माइनस 1 यानी 1 ही रहेगा, है ना, उसका स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट पे 0 हो जाएगा, पहले वाले का काम हुआ, -1/2। ठीक है, अच्छा इसमें देखो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर अपर लिमिट डालोगे तो 0 आएगा, लोअर लिमिट डालोगे 2 माइनस 4 यानी -2 का होल स्क्वायर यानी +4 आएगा, बाहर नेगेटिव लगा हुआ है इस तरीके से, तो ये 1 + 2 यानी फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। वैसे एक बात और बताऊं आपको बच्चों में, यहाँ पर आपके पास ये पॉइंट्स की वैल्यू दिख रही हैं, इन पॉइंट्स का यूज करके और क्लास 10th में आपने ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक फॉर्मूला सीखा है, उससे एरिया निकाल लो, आपका आंसर कंफर्म हो जाएगा कि सही है कि गलत है। एक बात, दूसरी बात, हमको ये भी तो पता है कि ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलता है, हाफ बेस इंटू हाइट। जब मैंने डायग्राम बनाया तो मुझे यहाँ पर बेस क्या है वो दिख रहा है AC, यानी 4 से 1 के बीच में क्या डिस्टेंस आएगा तो 3 यूनिट, और हाइट क्या है तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखो 2 यूनिट्स, समझे, तो यानी फाइनली आपका आंसर 3 आ गया, और वो तो पहले ही आ रखा है इंटीग्रेशन की हेल्प से, मतलब मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, यानी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए जरा, तो ये रहा केस स्टडी टाइप क्वेश्चन, इसमें हमें क्या करना है चलिए पढ़ते हैं जरा। रीड द गिवन इंफॉर्मेशन बिलो एंड देन आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। तो यहां पर हमें क्या बताया गया है, अ शॉपकीपर सेल्स 3 टाइप्स ऑफ फ्लावर्स सीड्स A1, A2 and A3. These are sold as mixture where their proportions are 4:4:2 respectively. ठीक है, also their germination rates are 45%, 60% and 35% respectively. Calculate the probability of a randomly chosen seed to germinate. ये तो फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा हुआ है बच्चों,
फिर सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑफ द टाइप A2 गिवन दैट अ रैंडमली चूजन सीड डज नॉट जर्मिनेट। अब यहां पर इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इवेंट्स एज्यूम कर लेता हूं। लेट मी एज्यूम कि यहां पर इवेंट्स E1, E2 एंड E3 हो जाएंगे। तो इनको मैं क्या मानूंगा कि लेट दीज बी द इवेंट दैट seed A1, A2 and A3 are selected या chosen respectively। ठीक है बच्चों, एक इवेंट हम E भी ले लेंगे। इसका मतलब मैं क्या लूंगा कि दैट द सीड जर्मिनेट्स। ठीक है, तो ये तो मैंने इवेंट्स एज्यूम कर लिए। अब यहां पर जैसे ही मैं प्रोबेबिलिटीज की वैल्यू लिखूंगा यानी P ऑफ E1, तो ये क्या आएगा बच्चों, देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा 4:4:2, यानी सीड A1 को चूज करने का मतलब क्या हुआ, 4/4 + 4 + 2, यानी ये हो जाएगा आपका 10। देखो इस तरीके से। फिर सिमिलरली आप P ऑफ E2 की बात करेंगे, ये भी आपका 4/10 आ जाएगा। और P ऑफ E3 की बात करोगे तो ये बनेगा 2/10। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हमें फाइंड करना होगा P ऑफ E ओवर E1। इवेंट E1 यानी सीड A1 अगर हमारे पास है तो उसके जर्मिनेशन का रेट क्या होगा। तो जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं 45%। ठीक है, इसी तरीके से P ऑफ E ओवर E2 यानी सेकंड वाला सीड यानी सीड A2 अगर होगा तो उसका जर्मिनेशन रेट क्या है, तो ये है आपका 60%। एंड सिमिलरली P ऑफ E ओवर E3 के लिए सीड A3 की बात हो रही है तो इसका जर्मिनेशन रेट है 35%। अब ये सारा इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी आपके सामने है। अब यहां पर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है सबसे पहले फर्स्ट पार्ट की। क्या पूछा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली चूजन सीड टू जर्मिनेट। तो इसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना होगा यहां पर फर्स्ट पार्ट में बच्चों, मुझे फाइंड करना होगा P ऑफ E। समझे कि नहीं, देखो इवेंट E आपने क्या माना था, यहां पर आप चेक करो, देखो मैंने स्टार लगाया। समझे, तो P ऑफ E मतलब ये क्या बनेगा, P ऑफ E ओवर E1 इंटू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E ओवर E2 इंटू P ऑफ E2। समझे बच्चों, ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन चुका है फिलहाल। अब देखो ये लास्ट वाला सीड यानी P ऑफ E ओवर E3 इंटू P ऑफ E3। अब इन सब की वैल्यूज मेरे पास ऑलरेडी हैं, तो चलो इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो P ऑफ E ओवर E1 यानी 45%, सो लेट मी राइट इट 45/100। P ऑफ E1 यानी 4/10, चेक करके देखो ये वैल्यूज ऑलरेडी आप लोग निकाल चुके हो। ठीक है, P ऑफ E ओवर E2 यानी यहां पर आ जाएगा 60%, दैट इज 60/100। P ऑफ E2 यानी ये भी आपका 4/10 ही है। फिर आगे P ऑफ E ओवर E3 यानी 35%, इसको ऐसे लिखो P ऑफ E3 यानी 2/10। ठीक है बच्चों, अच्छा डिनोमिनेटर में 100 इंटू 10 हर जगह आएगा, मतलब इसको तो आप डायरेक्टली 1000 ऐसे कर दो। न्यूमरेटर में क्या होगा 45 इंटू 4 यानी ये हो जाएगा आपका 180 प्लस यहां पर ये बनेगा 240, चेक कर लो, और ये बनेगा 70, 35 इंटू 2। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे 180 प्लस 70 यानी 250 प्लस 240 क्या बनेगा 490 यानी 490/1000। यहां पर जीरो कैंसिल हो जाएगा तो ये मिल जाएगा 49/100। अगर आपका मन हो तो इसको परसेंटेज की फॉर्म में भी लिख सकते हो, 49% आ जाएगा। फिलहाल फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन आपके सामने है बच्चों। अब जरा सेकंड पार्ट में देखते हैं क्या पूछा हुआ है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑफ द टाइप A2 गिवन दैट अ रैंडमली चूजन सीड डज नॉट जर्मिनेट। देखो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी कि सीड A2 यानी इवेंट E2 है ना, इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है अगर सीड जर्मिनेट ना हो। यानी देखो इस तरीके से बन जाएगा, इवेंट E क्या था कि सीड जर्मिनेट हो रहा है, तो E डैश यानी E बार क्या हो जाएगा कि सीड जर्मिनेट ना हो। तो ये आपको फाइंड करना होगा और यहां पर आप लोग यूज करेंगे बेस थ्योरम। समझे, तो किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा,
चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर 1 by 1 सारी वैल्यूज को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मुझे फाइंड करना है P ऑफ E2 ओवर E बार इस तरीके से। तो फॉर्मूला क्या लिखोगे बच्चों? देखो इस तरीके से फॉर्मूला बनना शुरू हो जाएगा आपका, ध्यान से देखते रहना, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा? P ऑफ E बार ओवर E1 इंटू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E बार ओवर E2 इंटू P ऑफ E2 प्लस P ऑफ E बार ओवर E3 इंटू P ऑफ E3, ठीक है। अब देखो यहाँ पर P ऑफ E1, P ऑफ E2, P ऑफ E3, इनकी वैल्यूज तो बड़े आराम से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख लो, ठीक है ना। तो चलो पहले इनकी वैल्यू पुट करते हैं। P ऑफ E2 यानी क्या बनेगा? ये बनेगा 4/10, ठीक है। अभी P ऑफ E बार ओवर E2 की वैल्यू रहती है, उसको भी लिखेंगे, डोंट वरी। अच्छा, डिनोमिनेटर में आओ, P ऑफ E1, तो P ऑफ E1 का मतलब ये भी आपका 4/10 आएगा, प्लस P ऑफ E2 यानी अगेन 4/10, प्लस इसके बाद P ऑफ E3 यानी ये है 2/10। अब मेरे पास जो जो वैल्यूज बच गई हैं उनको निकालने का काम रह गया, यानी P ऑफ E बार ओवर E2, P ऑफ E बार ओवर E1 और फिर ये लास्ट वाला P ऑफ E बार ओवर E3। देखो यहां पर ये जर्मिनेशन रेट है P ऑफ E ओवर E1, तो 45% सीड A1 का जर्मिनेशन रेट है, तो जर्मिनेशन ना होने का रेट क्या आ जाएगा बच्चों? तो 55%। समझे कि नहीं? तो इसको ऐसे लिख लो। ऐसे ही यहां पर P ऑफ E ओवर E2 60%, यानी सेकेंड सीड के जर्मिनेशन का रेट ये रहा, तो नॉन जर्मिनेशन का रेट क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये बनेगा 40%, ठीक है बच्चों, यहां पर लिख लो आप 40%। अच्छा, फिर लास्ट वाले का 35%, मतलब जर्मिनेशन का रेट ये रहा, तो नॉन जर्मिनेशन का रेट आ जाएगा 65%, ठीक है बच्चों। अब यहां पर परसेंटेज को 1/100 के फॉर्म में लिख देंगे, यानी 40% दैट मीन्स 40/100, 55% यानी 55/100 और ऐसे ही 65% यानी 65/100। इस तरीके से लिखोगे तो फाइनली आपको ऊपर मिलेगा 40 इंटू 4, यानी क्या हो जाएगा? ये देखो इस तरीके से आपको देके जाएगा। डिनोमिनेटर में क्या होगा? 55 इंटू 4 प्लस 40 इंटू 4 प्लस 65 इंटू 2। देखो इस तरीके से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे कैलकुलेशन कर लेते हैं जरा इसका। तो यहां पर देखो ध्यान से, अगर मैं 10 से ऊपर और नीचे दोनों जगह डिवाइड कर दूंगा तो ऊपर मुझे सिर्फ 4 इंटू 4 मिलेगा, नीचे यहां पर 10 से डिवाइड करने का मतलब 11 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे, यानी यहां पर सिर्फ 22 बचेगा, यहां पर 4 इंटू 4 यानी 16, यहां पर 65 इंटू 2 है यानी 13 इंटू 5 इंटू 2, यानी ये तो 10 से डिवाइड किया था मैंने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, सिर्फ 13 रह जाएगा, ऊपर 16 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा? तो ये हो जाएगा आपका 22 प्लस में 29। चेक करके देखो बात समझ आई कि नहीं। तो ये बनेगा 1 और ये 5, यानी ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा सेकेंड पार्ट का। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर यहां पर है बच्चों 49% और सेकंड पार्ट का आंसर ये रहा 16/51। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हो चुका है, लेकिन क्योंकि ये सब्जेक्टिव पेपर है तो आपको यहां पर ये इवेंट्स भी लिखने पड़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो देख लो जरा, आपका सॉल्यूशन यहां पर कंप्लीट हो चुका है। तो बस बच्चों, इसी के साथ हम लोगों ने PTS 22 का सॉल्यूशन भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक और नए PTS के साथ। मीनवाइल, अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की अपडेट आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। मोर ओवर, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी क्लासमेट्स को शेयर भी कर देना, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बी गुड, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।